नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम देख रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8वीं। इसके हमने 1 से 5 तक के जो अध्याय थे वो समझ लिए हैं। आज हम देखेंगे इसका जो अगला अध्याय 6वां अध्याय दिया गया है। यदि आपने ये 1 से 5 तक के अध्याय नहीं समझे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाके देख सकते हैं या प्ले लिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए, आप इससे जुड़ें या फिर इंस्टाग्राम पर भी हमारी लिंकें दी गई हैं या फिर टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, तो वहाँ से भी आपको ये सभी वीडियो मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए आज आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, जो ये हमारी गणित दी गई है और इसका जो अगला पाठ या अगला अध्याय है उसका नाम है जंतुओं में प्रजनन, है ना। तो ये वाला पाठ हम आज इसको समझेंगे। तो यहाँ देखें, इसमें जो दिया गया है इस पाठ में, इसमें है जंतुओं में प्रजनन। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स कुछ दिए गए हैं इस प्रकार से, तो वो भी हमें इसकी तैयारी ही करना है। यहाँ पाठ की पूर्व तैयारी दी रहती है, इसको एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। इसमें लिखा गया है कि दिए गए शब्दों को छांट करके तालिका में भरिए, जो सजीव हैं उनको और जो निर्जीव हैं। यहाँ देखिए, एक इस प्रकार से ये गोला बनाया गया है। गोले में मटके का आकार दे करके इन्होंने इसमें ढेर सारे शब्द लिख दिए हैं। पेड़, लकड़ी, कुर्सी, टेबल, पेन, कोयला, मनुष्य, मुर्गी, खिड़की, है ना। तो इनमें सजीव कौन से हैं और निर्जीव कौन से हैं, तो इनमें से छांट करके लिखना है हमें। पेड़, कोयल, मनुष्य, मुर्गी, ये सब क्या हैं, हमारे सजीव हैं। और निर्जीव में लकड़ी है, कुर्सी, टेबल, पेन, खिड़की, ये निर्जीव हैं, इनमें कोई जीवन नहीं रहता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ छांट करके हम देख लेंगे। और इसके बाद देखें तो इसमें दिया कि अपने इन वस्तुओं को किस आधार पर सजीव व निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं या वर्गीकृत करते हैं, उसके सामने सही गलत का चिन्ह भी लगाइए। तो देखिए, जो सजीव हैं उसके सामने चिन्ह लगाना है और जो निर्जीव हैं उसके सामने चिन्ह लगाना है। तो वृद्धि, तो जो चीज़ वृद्धि करती है वो सजीव कहलाती है। गति करती है वो भी सजीव है, माने गति करने वाले जो जीव हैं वो सभी सजीव हैं। श्वसन करते हैं सजीव है, प्रजनन करते हैं सजीव है, उत्सर्जन करते हैं वो भी सजीव है ना। तो गति करने वाली कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम निर्जीव में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गति करने में हमारे गाड़ी वाहन भी आते हैं ना। मोटरसाइकिल है और बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ, बसें हैं, ट्रेन हैं, हवाई जहाज़, गति तो करती हैं लेकिन क्या है, निर्जीव भी हैं और कुछ उसमें सजीव भी हैं, है ना। तो जैसे मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, ये सजीव में आएंगे तो ये गति तो करते हैं, है ना, तो इसलिए सजीव हैं। और निर्जीव में भी कुछ गति करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे निर्जीव में भी निशान बना देना, रख लेना है इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे दिया गया है कि यहाँ देखें, जंतुओं से, इन जंतुओं से हमें परिचित होना है। तो इसमें कुछ जंतुओं की यहाँ सारणी दी गई है, इसमें हमें बताना है इन जंतुओं में कि बच्चे जो हैं कुछ सीधे शिशु बनते हैं, कुछ अंडे द्वारा बनते हैं। तो यहाँ देखें, मनुष्य शिशु होता है ना, शिशु बन करके बड़ा होता है। बिल्ली को हम बिलौटा बोलते हैं। कुत्ता का जो शिशु होता है वो पिल्ला कहलाता है। शिशुओं के नाम, तितली का जो छोटा बच्चा होगा वो प्यूपा कहलाएगा। मुर्गी सबसे पहले अंडा देती है ना। गाय, यहाँ पे गाय लिखा हुआ है, गाय, है ना। तो गाय क्या करती है, बछड़ा होता है उसका छोटा शिशु, यानी शिशुओं के हमें यहाँ पे नाम लिखना है। मेंढक का जो शिशु होता है उसका नाम है टैडपोल। क्या नाम है, टैडपोल। मेंढक के बच्चे को टैडपोल कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें आगे देखें तो इसमें दिया गया है, यहाँ पर कुछ निर्देश रूप में जानकारी दी गई है, इसको पढ़िए। और यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1। यहाँ से दिया गया है कि जो नीचे दिए गए शब्द हैं इनको चयन करके जो यहाँ पे ब्लैंक यानी खाली स्थान दिए गए हैं इनको भरना है। तो यहाँ निषेचन, जरायुज, प्रजनन, लैंगिक, अलैंगिक, तो यहाँ हमें बताना है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि प्रजनन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। युग्मक को संलयन की प्रक्रिया जिसे निषेचन कहते हैं वो निषेचन कहलाती है। इस प्रकार का जनन जिसमें नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है वह लैंगिक जनन कहलाता है। वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक शामिल होता है, वह अलैंगिक जनन कहलाते हैं। प्रश्न दूसरा है, सही विकल्प यहाँ पे हमें छांटना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें जो सही है उस पर सही का निशान बनाना है। यहाँ देखिए दिया है कि परखनली शिशु का विकास होता है। परखनली किसके शिशु का विकास होता है, तो मादा के शरीर में जो होता है वो परखनली होती है।
तो मादा के शरीर में परख नली से में शिशु का विकास होता है। ठीक है, चित्र में दर्शाए गए जंतु के जीवन चक्र के विभिन्न अवस्थाओं में ए, बी, सी और डी को यहाँ पे क्रम दिए गए हैं कि ए, बी, सी, डी इस प्रकार से। तो इसमें हमें क्रम को बताना है कि कौन सा क्रम इसका सही है। तो सबसे पहले इनमें से क्या आता है ना, तो उसको बताइए सबसे पहले। तो हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ में इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है कि सबसे पहले अंडे होते हैं, आरंभी टेडपोल बनते हैं, यानी जो हमारा मेंढक का बच्चा, बाद उसके बाद में टेडपोल है, बाद का टेडपोल कहलाता है, और उसके बाद में वो वयस्क बन जाता है। इस प्रकार से हम इस प्रक्रिया को रखेंगे। पहले रखेंगे किसको, ए को। ए के बाद हम रख देते हैं ये यहाँ पे जो हमारा आरंभी टेडपोल होता है बी, और इसके बाद आता है यहाँ पे आरंभी टेडपोल सी में, और लास्ट में ये वयस्क बन जाता है। इस प्रकार से ये मेंढक का मतलब ये पूरा दिया गया है। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसमें दिया है कि एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, वह परिवर्धन की कौन सी विधि का प्रयोग में लाएगा, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग करेगा। तो ये कायिक परिवर्धन विधि होती है, इसका वो प्रयोग करेगा। मेंढक के जीवन चक्र की अवस्था टेडपोल के कायांतरण के लिए कौन सा तत्व पानी में उपलब्ध होना चाहिए। तो इसमें आयोडीन होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ हम आयोडीन में निशान सही का बना देंगे। द्विखंडन द्वारा प्रजनन विधि पाई जाती है, अमीबा में द्विखंडन पाया जाता है। यहाँ देखें, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 इसमें दिया गया है। इसमें दिया है कि IVF का पूरा नाम क्या है, इसको लिखिए। IVF का पूरा नाम है इन विटो निषेचन। इन विटो निषेचन यानी शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन है, IVF कहलाता है। प्रश्न 2 दिया गया है कि किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है। तो जो शुतुरमुर्ग होता है उसका अंडा बिल्कुल सबसे बड़ा, बहुत बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है प्रश्न 3 में कि भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है। तो गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। प्रश्न 4 दिया है कि जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, जनन जाति स्पीसीज की निरंतर बनाने के लिए आवश्यक है। जंतु जनन की 2 विधियाँ हैं, एक लैंगिक जनन होता है और एक अलैंगिक जनन होता है। इस प्रकार से जनन की 2 विधियाँ हैं। यहाँ से देखिए लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें प्रश्न 5 दिया है कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताते हुए उनके एक उदाहरण दीजिए, उनके कुछ उदाहरण भी बताएं। तो यहाँ देखिए, आंतरिक निषेचन वह निषेचन है जो मादा के शरीर के अंदर होता है, वो आंतरिक निषेचन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए है मनुष्य है, गाय है, कुत्ते हैं तथा मुर्गी इत्यादि। अनेक ऐसे जंतु हैं जिनमें आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, बाह्य निषेचन वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, वो बाह्य निषेचन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए यह मछली या स्टारफिश जैसे जलीय प्राणी इसमें आता है। तो इनमें जो है इन जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 इसमें दिया कि मानव शुक्राणु तथा मानव जो है अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों के अलग अलग यहाँ चित्र आप इस प्रकार से बना लेंगे, है ना। ये बिल्कुल जैसा सांप रहता है वैसी यह आकृति रहती है, और ये मध्य भाग होता है, ये उसका सिर होता है, और यहाँ लास्ट में ये पूँछ बना दी जाती है। ठीक है, और अंडाणु बिल्कुल अंडे के आकार का होता है, इसका ये मध्य भाग इसका केंद्र कहलाता है। तो ये मानव का अंडाणु है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसमें चित्र में बना देना है। चलिए आगे देखें। इसमें प्रश्न 7 समझिए, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों है ऐसा। तो देखिए, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, इस कारण वह एक समय में एक ही अंडा दे पाती है, जबकि मछली और मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं तथा शुक्राणु का निमोर्चित करते हैं। ये शुक्राणुओं को निमोर्चित करते हैं, इसीलिए ये जो हैं एक साथ में ढेर सारे अंडे देते हैं। प्रश्न 8 दिया है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन, इनमें क्या अंतर है, उदाहरण देकर के समझाएं। लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, जैसे उदाहरण के लिए होता है हाइड्रा और अमीबा। ये जो हैं इनमें अलैंगिक जनन होता है। प्रश्न 9 यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। जरायुज जंतु तथा अंड प्रजक जंतुओं में उदाहरण देकर के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो जरायुज जंतु हैं वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं,
वो जरायुज जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, ये जरायुज जंतु हैं। और अंडप्रजक जंतु, वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडप्रजक जंतु कहलाते हैं। इसमें मेंढक आते हैं। क्या आते हैं इसमें? मेंढक। ठीक। यहाँ प्रश्न जो 10वां दिया गया है, इसमें है कि निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे दिया था कि हाइड्रा में मुकुलन, जो हाइड्रा होता है उसके मुकुलन का यहाँ पे चित्र बना है। तो हाइड्रा इस प्रकार से इसमें मुकुलन होता है क्रमशः। ये देखिए, ये हाइड्रे का चित्र है। हाइड्रा में ये देखिए, यहाँ से एक भाग बढ़ा, फिर इसके बाद में ये भाग बढ़ता जाता है। इस प्रकार से दूसरा हाइड्रा बन जाता है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे में मुकुलन होता जाता है। तो ये एक दूसरे से उत्पन्न होते जाते हैं। ठीक है। इसमें देखिए बी दिया है कि अमीबा में द्विखंडन है। इसका जो है चित्र द्वारा समझाइए। तो यहाँ देखिए अमीबा किस प्रकार से जन्म लेता है। पहले इस प्रकार से उसका जो होता है सर्वप्रथम जन्म होता है, और यहाँ विभाजक केंद्र धीरे धीरे बढ़ना, ये 2 भागों में शुरू हो जाते हैं। यहाँ एक ही दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 भाग, और ये बढ़ कर के 2 भाग अलग अलग टूटने की स्थिति में आते हैं। और इस प्रकार से अमीबा का द्विविखंडन हो जाता है, माने 1 से 2 संतति उसमें प्राप्त हो जाते हैं। ये है अमीबा में द्विखंडन। ठीक है। इस प्रकार से द्विखंडन होता है। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट दिया गया है। इसमें है कि अपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनके जरायुज एवं अंडप्रजक जंतुओं में उनको वर्गीकृत कीजिए। तो इस प्रकार से सारणी बना लेना है। सारणी में यहाँ जंतुओं के नाम लिखा है, यहाँ जरायुज जंतु और यहाँ अंडप्रजक जंतु। इस प्रकार से बांट करके जो जिसमें आते हैं उनको लिखते जाइए। इस प्रकार से कि हमने गाय लिखा, गाय जरायुज है, कुत्ता भी जरायुज है, बिल्ली जरायुज है, घोड़ा, भैंस, ये जरायुज जंतु में आते हैं। इसके बाद देखिए मेंढक, मेंढक को लिखेंगे तो अंडप्रजक जंतु है। चिड़िया अंडप्रजक जंतु है। छिपकली भी जो है अंडप्रजक जंतु कहलाती है। बकरी, बकरी जो है जरायुज जंतु है। मुर्गी, मुर्गी अंडप्रजक जंतु कहलाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें 10 जंतुओं के नाम लिख करके अलग अलग इनको जो है विभाजित करना था और उनको अलग अलग समझना था। अगला जो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट दिया गया है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट इसी में बाद दिया गया है कि हाइड्रा में मुकुलन और अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बना करके इनकी कक्षा को अलग अलग प्रदर्शित कीजिए। तो अभी जो हमने हाइड्रा और अमीबा दोनों देखे थे, वही चित्र आपको यहाँ फिर से बना देना है। ठीक है। तो यह हमारा जो है उसका बी वाला पार्ट जो दिया गया है हमारे प्रोजेक्ट 1 का, वो हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट 2 दिया गया है। प्रोजेक्ट 2 में दिया गया है कि एक गुलाब को जो है, गुलाब का फूल तो आपने देखा होगा, गुलाब को ले लीजिए और गुलाब में एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काट करके एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए और उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर इस तालिका को पूर्ण करें। ठीक है। यहाँ दिवसों की संख्या लिखते जाएं। यहाँ लगाई गई कलम में आए परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुआ, 5 दिवस में क्या हुआ, उसमें जड़ और शाखा बनने लगी। 15 दिवस के अंदर में उसमें पत्तियाँ आना शुरू हो गई, और जैसे 1 माह हुआ 30 दिन तो उसमें फूल खिलने लगते हैं। तो इस प्रकार से सबसे अच्छा ये तरीका है कि हम गुलाब की कलम को लें, गुलाब की जो डाली होती है उसको लें और इस पौधे को पर्व संधि में काट करके उस पर गमले में लगाएं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल सकती हैं। ये आपको प्रोजेक्ट दिया गया है, इसको करना है। तो इस प्रकार से जो 1 से 2 प्रोजेक्ट दिए गए थे और बाकी जो प्रश्न थे ये हमने सभी अच्छे से समझ लिए हैं। आप इनको जो है अपनी एड ग्रेड बुक की जो हमारी नोटबुक है, वर्कशीट है, उसमें आप इनको भर लीजिए और इनको अच्छे से 2-4 बार पढ़ लें तो ये परीक्षा के लिए आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो आपको इस प्रकार से ये सभी आपको अपनी एड ग्रेड में भर लेना है और इसको पढ़ते रहना है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।